आतंकी, गुनहगार और अब तो फांसी की सजा का इंतजार कर रहा याकूब मेमन की फांसी की सजा पर सियासत जमकर शुरू हो चुकी है। इस बार याकूब की फांसी पर सवाल उठाया है एमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने। ओवैसी ने हैदराबाद की एक जनसभा में याकूब की फांसी को मजहबी जामा पहनाते हुए तकरीर दी। ये तकरीर काफी भड़काऊ थी, सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने के अंदाज में तकरीर को दिया गया। हम जानबूझकर इस पूरी जो उनकी तकरीर थी उसकी आवाज़ आपको नहीं सुनाएंगे। हम नहीं चाहते देश का सांप्रदायिक माहौल किसी भी तरीके से बिगड़े, लेकिन अब सवाल उनकी इस तकरीर पर उठ रहे हैं। पहले ये रिपोर्ट देखिए, कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे और फिर उस पर बड़ी बहस। बैन सिंह के कातिलों को फांसी अब तक नहीं दी गई है, राजीव गांधी के कातिलों को फांसी नहीं दी गई। वहां की असेंबली ने रेजोल्यूशन पास किया। हम यही सवाल उठा रहे हैं। कौन कह रहा है? मैं तो कह रहा हूं याकूब मेमन मुलविस है बॉम्ब ब्लास्ट में। एमआईएम के अध्यक्ष ओवैसी अपनी तीखी और विवादित तकरीरों के लिए जाने जाते हैं। ओवैसी खुद को अल्पसंख्यकों की आवाज के तौर पर पेश करते हैं और अब उन्होंने आवाज उठाई है 93 मुंबई धमाकों के दोषी और फांसी की सजा पा चुके याकूब मेमन के लिए। फांसी माफी के कई पुराने केस को उठाकर उन्होंने याकूब की फांसी को मजहबी रंग देने की भरपूर कोशिश की। बलवंत सिंह रजौना को फांसी नहीं देना कम्युनल एंगल नहीं है क्या? उसमें राजीव गांधी के किलर्स को फांसी नहीं देना क्या रीजनल उसमें लीनिंग्स नहीं है क्या? इंसाफ करिए। हम कह रहे हैं, मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि याकूब का इन्वॉल्वमेंट है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने याकूब मेमन की क्यूरेटिव पिटीशन खारिज कर दी थी। इसके बाद याकूब की तरफ से महाराष्ट्र के राज्यपाल के पास मर्सी पिटीशन भेजी गई। राज्यपाल को इस पर फैसला करना है। फांसी से बचने के याकूब की इन तमाम तिकड़म के बीच ओवैसी की मजहबी सियासत ने उन्हें बाकी दलों की आलोचना का शिकार बना दिया है। उसको हिंदू और मुसलमान के चश्मे से देखना गुनाह है। खामखा की इस पर राजनीति कर रहे हैं ओवैसी। कि इस तरीके का बयान गलत है। जो गुनाहगार है वो गुनाहगार है और गुनाहगार को सजा मिलनी चाहिए। और मुझे लगता है कि ऐसे मामले जिससे कोई धार्मिक भावनाएं उभर जाएं या कोई राजनीतिक चीज़ उभर जाए, लीव इट अलोन टू द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड। और मुझे विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट इंसाफ करेगा। मुंबई में 12 मार्च 1993 को हुए सीरियल ब्लास्ट में 257 लोगों की मौत हो गई थी और 713 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। याकूब मेमन अपने भाई टाइगर मेमन के साथ इस धमाके के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक है। इन्होंने दाऊद के इशारे पर इस धमाके को अंजाम दिया था। पीड़ितों को उम्मीद थी कि याकूब को फांसी दहशतगर्दों के लिए एक नजीर बनेगी, लेकिन फिलहाल तो उसकी फांसी सियासी गुड़ा भाग का सबब बनती नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। और अब बात आज के बड़े सवाल की। आज का हमारा अहम सवाल यही है कि क्या ओवैसी सियासी फायदे के लिए याकूब मेमन की फांसी को मजहबी रंग दे रहे हैं? अगर आपको लगता है हाँ तो IBN 7 स्पेस देकर Y लिखिए और ना के लिए IBN 7 स्पेस देकर N लिखिए। अपनी राय हमें हमारे नंबर 51818 पर SMS करें, जो इस शो के आखिर में रात 8:30 बजे नतीजे भी हम आपको दिखाएंगे। आगे बढ़ूं, मेहमानों का परिचय कराऊं उसके पहले एक महत्वपूर्ण ग्राफिक्स आपको जरूर दिखाना चाहूंगा। इस सवाल और बहस पर आगे बढ़ने से पहले ये बहुत जरूरी है कि आप जान लें कि याकूब की फांसी पर पूर्व रॉ अफसर बी रमन का एक लेख कुछ सालों पहले सामने आया था। इस लेख को rediff.com ने प्रकाशित किया था। Rediff का दावा है कि यह लेख रमन साहब ने 2007 में लिखा था, लेकिन वो इस लेख को छपवाना नहीं चाहते थे। रमन साहब का देहांत 2013 में हो चुका है। Rediff का कहना है कि उनके भाई की इजाजत से उसने ये लेख छापा है। उसके कुछ अंश आपके सामने हैं। बी रमन याकूब की गिरफ्तारी के लिए बनी टीम के कोऑर्डिनेटर हुआ करते थे। Rediff के दावे के मुताबिक उन्होंने अपने इस लेख में याकूब को मिली फांसी की सजा पर दुख जताया। बी रमन अपने लेख में लिखते हैं कि याकूब को फांसी से बचाने की कोशिश होनी चाहिए। इस लेख के मुताबिक बी रमन का ये मानना था कि जिन परिस्थितियों में याकूब की गिरफ्तारी हुई उसे सरकारी वकीलों ने सही तरीके से कोर्ट में पेश नहीं किया, कोर्ट को पूरी जानकारी नहीं दी। बी रमन का मानना था कि याकूब की फांसी पर सोचने की जरूरत है। उनके मुताबिक याकूब के गुनाह तो फांसी के लायक है, लेकिन
उसके सहयोग को देखते हुए उसे उम्र कैद में बदलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं रमन साहब ये इशारा कर रहे हैं याकूब मेमन जो लौटा था वापस, वो दरअसल एक सरेंडर था। उसने अपने आप को कानून के हवाले किया था, तो इसके खिलाफ फांसी होने की बजाय उसको उम्र कैद या कोई और नरम सज़ा होनी चाहिए थी। और इसका दूसरा एंगल है जो मजहब से जोड़कर इशारा कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब। बात करते हैं कुछ खास मेहमानों से, परिचय कराता हूं। सबसे पहले मैं आपका भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा हमारे साथ हैं। MIM के नेता सैयद इम्तियाज जलील साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं। वरिष्ठ वकील उज्ज्वल निकम साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रॉ के पूर्व अधिकारी RSN सिंह साहब मेरे साथ पटना से जुड़ रहे हैं। और संघ के विचारक प्रोफेसर राकेश सिन्हा यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ हैं। इम्तियाज साहब, मेरा पहला सवाल आप ही से है, क्या एक आतंकवादी के ऊपर सियासत करना उचित है, ठीक है, जो आपके नेता ने किया? जी सर, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि अजमल कसाब ने जब मुंबई के ऊपर हमला किया था, कितने सारी बेकसूर लोगों की जानें गई थी। उस वक्त उसने मुंबई पे हमला नहीं किया था, उसने इस मुल्क के ऊपर हमला किया था। इसीलिए जब अजमल कसाब को फांसी दी गई थी तो पूरा मुल्क एक आवाज़ में खड़ा हुआ था। उसने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया था। याकूब मेमन के ऊपर भी जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, उसका हम स्वागत करते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर न्याय प्रणाली एक सिस्टमेटिक उसके पास जाने के बाद इस तरह का फैसला लिया जाता है। लोअर कोर्ट से लेकर टॉप कोर्ट तक, एपेक्स कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जाने के बाद है तो ये फैसले लिए जाते हैं। हम उसका स्वागत करते हैं, उसका कहीं पर भी चैलेंज नहीं कर रहे हैं। क्या आप अपने बयान को बदल रहे हैं? हमारे पास कोई बयान को क्या हम नहीं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि क्या हमें ये राइट नहीं है हम कुछ सवाल उठा सके? क्या वजह है कि आप राजीव गांधी जो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री थे, उनके मारने वाले को आप ऐसे ही छोड़ देते हैं? BN सिंह के चिथड़े कर देते हैं, पंजाब के चीफ मिनिस्टर का, इस वजह से उन्हें फांसी नहीं दी जाती है? याकूब मेमन को फांसी ना हो, आप तो खुद विधायक हैं। इम्तियाज, आप अपनी विधानसभा में एक रेजोल्यूशन पास करा लीजिए। जो तमिलनाडु में हुआ वो काम आप करा लीजिए और फिर कहिए कि फांसी नहीं होनी चाहिए। ये अब तक बीते 8 सालों में क्यों नहीं किया आपने? देखिए, हम फांसी के लिए हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम फांसी को चैलेंज कर रहे हैं या फांसी को हम रुकवाने की बात कर रहे हैं। आप तो और खतरनाक काम कर रहे हैं। आप तो मजहब से जोड़ रहे हैं, ये और खतरनाक है। नहीं, ये आप हमारे मुंह में ये जबान डालने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इससे हिंदू और मुस्लिम, हम आपको पहले ही बता देना चाहते हैं कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता है, कोई मजहब नहीं होता है। अगर होता अब आप तो हम अपने नेता के बयान से पलट रहे हैं। आप माफ करेगा इम्तियाज भाई, भी बयान निकालिएगा। हमने है तो हमेशा से ये कहा है कि उसने इस मुल्क के ऊपर हमला किया। इम्तियाज भाई, आप तो खुद पत्रकार रहे हैं, दी गई थी वो बिल्कुल सही, और आप मुझसे बेहतर को मीडिया को जानते होंगे, लेकिन अब आप अपने नेता के बयान से पीछे हट रहे हैं। मैं जानबूझकर उनका बयान नहीं सुना रहा हूं, लेकिन मैं कोट जरूर सुना सकता हूं जो उन्होंने एक तकरीर दी थी हैदराबाद में, बहुत ही भड़काऊ अंदाज में, बहुत ही ऐसे अंदाज में जिसको सुनकर पूरा मजहबी रंग आता है। राकेश सिन्हा साहब बार बार आपकी बात पे कुछ बोलना चाह रहे हैं, मैं उनको जोड़ता हूं, फिर आपका रिएक्शन होता है। राकेश जी। देखिए, मैं सुमित जी आपकी बात को मैं उद्धृत करूंगा। आपने कहा कि ओवैसी साहब ने जो बयान दिया है वो उससे ज़्यादा घातक है यदि आप उसकी फांसी की सज़ा को चुनौती देते। फांसी की सज़ा को चुनौती देने के कई सेकुलर कारण बन सकते थे कि किसी को फांसी मत दो, आजीवन कारावास दो, उसने सहयोग किया, बी रमन ने कहा कि उसने सहयोग किया, कई कारण हो सकते थे। लेकिन आज जो ओवैसी ने किया है, उसने भारतीय पंथ निरपेक्षता की जो परंपरा है और जो हार्मनी हमारे देश में, जो एक सहिष्णुता की भावना है, एक सद्भाव है, उसको उसके जड़ में मट्ठा डालने का काम किया। देखिए, आप जो इम्तियाज जी आप बात कर रहे हैं, ओवैसी जो बात कर रहे हैं, आप प्रवक्ता हैं पार्टी के, ओवैसी नेता हैं, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। आपकी बातों से बहुत लोगों को इतराज नहीं होगा, लेकिन वो जो कर रहे हैं, वो कहते हैं दोनों असेंबली का रिजोल्यूशन करते हैं। देखिए, सजा जो मिलती है, अलग अलग केस की अलग अलग दृष्टि होती है, जुडिशरी पूरे कॉग्निजेंस लेता है, अलग फैक्टर्स होते हैं, कुछ इन्वायरमेंट का फैक्टर होता है, कुछ राजनीतिक फैक्टर होता है। लेकिन यहां पर आपने सीधा सीधा कहा याकूब को फांसी इसलिए दी जा रही है चूंकि वो मुसलमान है, बाकी को फांसी इसलिए नहीं दी जाती है कि मुसलमान नहीं है। एक बात मैं बता दूं कि राजीव गांधी के हत्यारे को फांसी दी जाए, इसके लिए केंद्र सरकार ने 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखी है। क्या आपको मालूम नहीं है?
और दूसरी बात, यहाँ पर आपने चुनौती सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय को नहीं दी है, आपने चुनौती भारतीय जनतंत्र, भारतीय लोकतंत्र में रिपब्लिक के जो सर्वोच्च पद पर बैठे हुए राष्ट्रपति हैं उनको चुनौती, उनकी विजडम को चुनौती दी है। उज्जवल निकम साहब, क्या इम्तियाज जलील साहब या इनकी पार्टी के नेता ओवैसी साहब जो बोल रहे हैं, उनकी थ्योरी को बाई किया जा सकता है और ये मजहबी रंग देने की कोशिश नहीं है, चीजों को सांप्रदायिक करने की कोशिश है क्या कि नहीं है? सुमित जी, मैं दो बात स्पष्ट करना चाहता हूं। मैंने कल ओवैसी जी की भी बात सुनी, आज इम्तियाज जी की बात सुनी। मैं ये मानता हूं कि एमआईएम के लीडर ओरेटरी में बहुत माहिर है और वो जरूर कहते हैं कि याकूब मेमन को फांसी मिली, वो ठीक है, लेकिन हमारे कुछ सवाल है। जब कुछ जो सवाल वो कर रहे हैं, इससे वो इनडायरेक्टली आम आदमी का बुद्धिभेद कर रहे हैं। आम आदमी को दिखाना चाहते हैं कि याकूब के लिए एक न्याय अलग है और बाकी तमाम दूसरे लोगों के न्याय अलग होता है, और ऐसा क्यों हो रहा है, यही इनका सवाल है। बिल्कुल जी, मैं ये बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि राजीव गांधी के हत्यारे की बात अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, क्योंकि तमिलनाडु गवर्नमेंट ने जो डेथ की लाइफ इंप्रिजनमेंट कमिट की है, उसके लिए चैलेंज सुप्रीम कोर्ट में आज भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, उस पर हियरिंग चल रही है। दूसरी बात जो कह रहे हैं कि पंजाब के चीफ मिनिस्टर के बाद पंजाब विधानसभा ने कुछ खराब रिजोल्यूशन पास कर दिया है, और रिजोल्यूशन भी मेरे जो इंफॉर्मेशन उसको भी चुनौती दी गई है। दोनों मैटर सब जुड़ी से याकूब मेमन का मामला इस मामले से जुड़ना यह बहुत गलत है। एक दूसरी बात आपने कही सुमित जी, मैं उसका ज्यादा करके कॉग्निजेंस लूंगा क्योंकि मुझे पॉलिटिकल डिबेट में जाना नहीं है जी। जो रमन जी ने एक जो बात कही है उसके बारे में कहना जरूर फर्ज है। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि रमन जी रिटायर होने के बाद, वो 94 को रिटायर हुए, अगस्त 94 में रिटायर हो गए, उसके बाद और उसके बाद 2007 में ये उनका ये स्टेटमेंट जो अलेजली लेटर जो है रिप्रेजेंटेशन है कुछ भी हो, वो पब्लिश हुआ है। मैंने पूरा वो पढ़ा है। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि रमन जी खुद डाउट में थे, क्योंकि उन्होंने कई ऐसे बातें कही है। पहले रमन जी कहते हैं मुझे ऐसा लगता है कि प्रोबेबली प्रोसिक्यूशन ने मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंस कोर्ट के सामने नहीं प्लेस नहीं की। दूसरी बात रमन जी कहते थे, एक बार मैं रूमी जी एक बार रुकना नहीं चाहता, मुझे मालूम है क्या लिखा है उसमें। दूसरी वो बात कहना चाहते हैं कि वो सरेंडर हुए थे, फिर तुरंत वो कहते कि वो वापस कराची से जाने वाले थे, लेकिन कराची में नेपाल पुलिस ने पकड़ लिया और हमने लेके आए। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, जो अगर रमन जी के कहने के मुताबिक वो सरेंडर हुए थे तो फिर इधर कराची क्यों जा रहे थे? फिर नेपाल पुलिस ने पकड़े, इसे खुद कहते सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी और रिप्रेजेंटेशन है। चौथी बात मैं निकम साहब एक मिनट, निकम साहब मैं आता हूं। निकम साहब, आप ही की बात को आगे बढ़ाता हूं। RSN सिंह साहब है, संबित जी आता हूं मैं आपके पास। सिंह साहब, मेरा सवाल आपसे है, क्या कोई डील हुई थी? रमन साहब का आर्टिकल अगर पढ़ा जाए, क्या कोई डील हुई थी उस वक्त याकूब मेमन को वापस लाने के पीछे, आज से 23 साल पहले, 22 साल पहले? देखिए, आप लोग सबको ये मालूम होना चाहिए कि कोई इंटेलिजेंस एजेंसी को इस तरह का कोई पावर नहीं है कि वो इस तरह के किसी के साथ डील कर सके। हाँ, इंटेलिजेंस एजेंसीज ये कर सकती हैं कि सरकार को अप्रोच कर सकती हैं, और ये हमारे जैसे अमेरिका में होता है वो प्ली बार्गेनिंग होता है कि आप अपने गिल्ट आपने कबूल कर लिया तो आपको वो एक्सटेनुएटिंग वो जो फैक्टर्स हैं तो वो देखा जाता है। और मेरे ख्याल से जो ऑनरेबल जजेस हैं उनके सामने ये बात भी जरूर आई होगी कि किस सर्कमस्टांसेस में उन्होंने सरेंडर किया, क्यों सरेंडर किया, और तमाम तथ्य के बावजूद भी उन्होंने सोचा कि ये क्राइम शायद बहुत बड़ा और था भी वो हीनियस। 257 आप देखें इसको अगर, तो दैट वाज द हार्बिंजर ऑफ पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड जिहादी टेररिज्म इन इंडिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहीं से शुरुआत हुई थी, और उसके बाद से मुंबई ने पीरियोडिकली मुंबई को बैटर किया गया, मतलब होता रहा है टेररिज्म से। मुंबई क्या सिंह साहब, पूरा हिंदुस्तान, उसके बाद तो झड़ी लग गई। उसके बाद तो झड़ी लग गई। इसको देखें, रमन साहब की अगर आप बात कर रहे हैं तो मैं उनको अच्छी तरह जानता था। मैं एसोसिएट एडिटर था इंडियन डिफेंस रिव्यू का, वो हमारे लिए आर्टिकल्स लिखते थे। उनकी जब किताब छपने वाली थी तो उस पर भी मैंने कुछ काम किया था जी।
तो मैं आपको बता दूं कि ये आर्टिकल के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि कोई चीज़ जो इस तरीके से अचानक आ जाए और उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ना ओन अप किया जाए ठीक से, तो उस पर मैं क्या टिप्पणी करूं। लेकिन हाँ, इतना मैं जरूर कहूंगा कि पब्लिक डोमेन में रमन साहब की 2-3 आर्टिकल्स हैं हिंदू टेरर के ऊपर में, जहां की उन्होंने कहा कि मुझे लोग कोस रहे हैं कि उन्होंने कहा था कि ये हिंदू टेरर ये इन्वेंट किया गया है, फैब्रिकेट किया गया है। तो लोगों ने उनको कहा कि आप सरकार में कोई ओहदा चाह रहे हैं, कोई पोजीशन चाह रहे हैं, तो बड़े पीड़ा में उन्होंने ये बात कहा कि देखो मैं कैंसर से पीड़ित हूं और मैं ऊपर का अपना जर्नी देख रहा हूं, मुझे संबित पात्रा हासिल नहीं करना संबित है। पात्रा माफी के साथ आखिर में आने के पास मैं आपसे मरते वक्त मैं इतना जरूर कहूंगा कि ये सारा का सारा जो हिंदू टेरर का मामला है ये फैब्रिकेट किया हुआ है। ठीक है। और संबित पात्रा सिंह साहब एक मिनट। संबित पात्रा, मेरा सवाल आपसे है, ये जो बात इम्तियाज जलील साहब जो कह रहे हैं, इनकी पार्टी के नेता ओवैसी साहब जो कह रहे हैं, इस पे मैं आपका रिस्पॉन्स जरूर चाहूंगा। क्या जो बात सिंह साहब ने कही उसी को आगे बढ़ाता हूं, क्या मुस्लिम टेरर या हिंदू टेरर को में बांधकर याकूब मेमन की फांसी को देखना चाहिए? देखिए, बार बार जितने भी डिबेट्स होते रहे हैं आतंकवाद को लेकर और जितने भी बयान आते रहे हैं आतंकवाद को लेकर, उसमें एक प्रमुख बयान है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। अगर आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता तो आतंकवादी मुस्लिम कैसे हो सकता है या आतंकवादी का धर्म कैसे हो सकता है। इसलिए ये कह लेना कि जो याकूब मेनन है वो मुस्लिम है, ये तो मुझे लगता है किसी भी लॉजिक से समझ में नहीं आता है। वो एक आतंकवादी है और उसका कोई धर्म नहीं है। दूसरी बात है, आप देखिए, ये 1993 में बॉम्बे ब्लास्ट के बाद इतने वर्षों तक, अर्थात भी लगभग 20 वर्षों से अधिक समय तक इस पे जेरा होता रहा कोर्ट में। कोर्ट ने, विभिन्न कोर्टों ने, हर स्तर के कोर्ट ने इस पे गंभीरता से विचार की। ऐसा क्यों कह रहे हैं? एक सेकंड, बहुत गंभीरता से विचार करने के बाद इस पे अपनी टिप्पणी रखी। मगर दुखद बात है कि इतना वर्ष बीतने के बाद भी, बहुत गंभीरता से चर्चा होने के बाद भी हम चाहते हैं कि 15-15 मिनट के डिस्कशन में इस पे निष्कर्ष आए कि उनको फांसी होनी चाहिए या फांसी नहीं होनी चाहिए। अरे सुप्रीम कोर्ट ने, महामहिम कोर्ट ने जब इस पे कह ही दिया है तो हम बैठ के इस पे राजनीति क्यों कर रहे हैं। और जहां तक ओवैसी जी का सवाल है, आप देखिए, 15 मिनट तक पुलिस हटा दीजिए तो हिंदुस्तान को सच्चाई मालूम पड़ जाएगा। ऐसे बयान देने वाले व्यक्ति से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? वो याकूब मेनन की फांसी पे अगर राजनीति नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। राकेश, फिर बात आपके पास। इम्तियाज जी, बड़ा अच्छा आपने ये सवाल उठाया है। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि मुसलमान आतंकी की जो आप बात कर रहे हैं, रोहिणी सेलियन बहुत बड़ा नाम है, बहुत ही रिस्पेक्टेड पब्लिक प्रोसिक्यूटर है। आज से कुछ दिन पहले उन्होंने कहा है कि सरकार के तरफ से उन्हें दबाव आ रहा है कि मालेगांव का जो मामला है उसे स्लो कर दिया जाए, उसे कमजोर कर दिया जाए करके। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये रोहिणी सेलियन कह रही है। क्या मुझे हिंदुस्तानी नागरिक होने की हैसियत से ये कुछ सवाल उठाने का अधिकार है या नहीं है? मैं ये सवाल उठाना चाहता हूं। गुजरात के अंदर जो दंगे होते, लेकिन आप पहले इसकी जवाब दीजिए। आप आज के इस बात का जवाब दीजिए जो आज असदुद्दीन ओवैसी साहब ने याकूब मेमन पे कहा है, इसका जवाब दीजिए। रोहिणी सेलियन पे जब मैं बहस करूंगा तो मैं आऊंगा आपके पास। नहीं, सब जुड़े हुए हैं सब। आप उसमें से एक जुमला निकाल कर उसके ऊपर बहस करना चाह रहे हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि गुजरात में जब बेकसूर लोग मारे जाते हैं तब उसमें से कोई नहीं पकड़ा जाता है। बाबू बजरंगी और दुधनानी जो है उसके ऊपर केस, उसके ऊपर जब एसआईटी है तो अपील करना चाहती है कि इन्हें भी फांसी, इस बात का जवाब दीजिए। 92 मुस्लिम्स को उसमें मारा गया। ओवैसी की पृष्ठभूमि के दंगों के अंदर आप किसको डिफेंड कर रहे हैं? इम्तियाज, आप किसको डिफेंड कर रहे हैं? ओवैसी खानदानी जहर फैलाने वाले लोग हैं। 3 पीढ़ियों से पुलिस वाले। इम्तियाज जी, मेरा जवाब दीजिए, मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए। 3 पीढ़ियों से ओवैसी परिवार इस देश में सांप्रदायिकता और नफरत की जहर बो रहा है। जिस पार्टी को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस पार्टी की स्थापना किसने की? ओवैसी के दादा को 1958 में नेहरू ने क्यों गिरफ्तार किया? वो पाकिस्तान क्यों जाना पड़ा इस पार्टी के संस्थापक को? जी आप बताइए, जो यूट्यूब पर जो आपकी पार्टी का, आप सुन लीजिए, आप देखिए, तथ्यात्मक बात कीजिए। यूट्यूब पर आपकी पार्टी के हिस्ट्री को बताते हुए जो चीजें हैं उसमें क्या कहा गया है? जो मारे गए हैदराबाद में वो शहीद हैं। सरदार पटेल को क्या आप मानते हैं महान देशभक्त?
आप बताइए सरदार पटेल को का स्वागत करते हैं। आप यहाँ कमिट कीजिए, आप कमिट कीजिए कि हैदराबाद का इंटीग्रेशन राइट था। मैं वहां तक नहीं, इम्तियाज करिए, आप कमिट कीजिए कि हैदराबाद के इंटीग्रेशन का आप सपोर्ट करते हैं। आप तैयार हैं? 17 सितंबर को शोक दिवस क्यों मनाते हैं आप? 17 सितंबर को पूरे हैदराबाद में आपकी पार्टी शोक दिवस मनाती है। आपकी पृष्ठभूमि सांप्रदायिक है, आप देश में जहर बोल रहे हैं और आप वही अपराध याकूब से ज्यादा बड़ा अपराध आप कर रहे हैं। सब मैं ये कहना चाहता हूं, आपकी सरकार है, अगर अवैसी साहब ने कुछ कहा है तो अरे वो बात नहीं है, करिए ये डेमोक्रेटिक डिस्कोर्स में हमेशा फांसी नहीं दी जाती है। ये लोकतांत्रिक विमर्श से आप मुझे जवाब दीजिए। अगर 17 सितंबर को आप शोक दिवस क्यों मनाते हैं? देश की जनता जानना चाहती है। गलत कह रहा है, कानूनी कार्रवाई करिए। आप नरेंद्र मोदी जी की बात मत कीजिए, आप सरदार पटेल की बात कीजिए। होती है, आप जाइए पुलिस स्टेशन में, पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट करिए मेरे खिलाफ। क्या होगा सरदार पटेल का? सवाल उठा रहा हूँ, आप उसके आपसे जवाब मेरा नहीं एक सवाल है, छोटा सा सवाल है। आप यहाँ पर बोल दीजिए कि सरदार पटेल को आप एक महान देशभक्त बोलना चाह रहे हैं। की बात मैं आपके बारे में बात करना चाहता हूँ सर, सरदार पटेल के बारे में नहीं बात करना चाहता हूँ। एक शब्द तो बोल दीजिए, देशभक्त उनको बता दीजिए, क्या वो देशभक्त मानते हैं या नहीं मानते सरदार पटेल को? आप हैदराबाद के इंटीग्रेशन को स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं? इम्तियाज, जैसे आप पटेल के ऊपर हम एक अलग आधा घंटा डिबेट करेंगे। रोहिणी सेनेन को लेके आएंगे तो आरएसएस के विचारक राकेश सिन्हा सरदार पटेल को लेके आएंगे। इसीलिए मैंने कहा था कि मुद्दे पे रहिए, आज पर हम बात करते हैं। संबित पात्रा कुछ बोल रहे हैं। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। देखिए इम्तियाज जी, आपने अभी कहा राकेश जी को कि आप अगर मेरे खिलाफ कुछ सोचते हैं तो आप पुलिस स्टेशन में जाके केस क्यों नहीं कर देते? ठीक उसी तरह मैं कह रहा हूं, आप याकूब मेनन के लिए जो भी सोचते हैं, इतनी हमदर्दी है तो आप सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए थे जब फांसी दिया जा रहा था? जाके ये सब दलील सुप्रीम कोर्ट में रखना था। ये सब दलील टीवी चैनलों के लिए रखा है, उसका अर्थ है आप देश को बांटने का काम करना चाहते हैं। आपको भी पता है फांसी हुई है, ठीक हुई है, सियासत टीवी में क्यों बोल रहे हैं? सियासत हो रही है। ये आपको भ्रम कैसे हो गया है कि हम याकूब मेमन की हिमायत कर रहे हैं करके? और क्या कर रहे थे? वो जो भाषण अभी सुमित जी ने नहीं सुनाया, बाकी जगह वो भाषण चल रहा है और उस भाषण में जिस भड़काऊ भंगिमा को लेते हुए ओवैसी साहब कह रहे हैं कि वो मुसलमान है, केवल उसीलिए उसको फांसी दिया जा रहा है, ये तो ऐसे लग रहा है जैसे कि बस कानून को आप पूरा फ्रस्ट्रेशन में आ गए हैं। देखिए मैं सुमित जी की बात को यहाँ उद्धृत करूंगा। सुमित जी ने आरंभ में कहा था कि यदि आप फांसी की सजा को चुनौती देते तो ज्यादा डैमेज नहीं होता है। डैमेज इस बात का हुआ कि आपने एक लोक विमर्श में एक ऐसे चीजों को लाए जो देश के आम लोगों को विभाजित कर रहा है। आज हमें अपराधियों के पैरवी के लिए और अपराधियों के पक्ष विपक्ष के लिए आज बहस करना पड़ रहा है। क्या यह दिन भारतीय दंगों की भी बात करिए, आप गुजरात के दंगों की भी बात करिए। सोई तो 2002 में इम्तियाज भाई, कौन मना कर रहा है? आज आपके नेता के स्टेटमेंट पर बयान हो रहा है। रिपोर्ट चलिए आप मुझे बताएं। मुझे ये सिर्फ सवाल कर रहा हूं कि श्री कृष्णा कमीशन क्यों नहीं रिपोर्ट आप पेश करते हैं? आप सरदार पटेल को देशभक्त नहीं मान रहे हैं और आप ये भी तो पूछा उन्होंने। अरे ये 17 आप आज तक हैदराबाद को का भारत में इंटीग्रेशन को मानने को तैयार नहीं है। माफी के साथ वक्त की कमी राकेश जी। इम्तियाज भाई, संबित, आरएसएन सिंह साहब, माफी के साथ। संबित है हमारे साथ डिबेट नंबर 2 में भी। मैं एक डिबेट का आयोजन करूंगा, दोबारा बुलाता हूं आप दोनों को फिर से उसी मुद्दे पर जिस पर आप दोनों बहस करना चाहें। आज मुझे माफ कर दीजिए, वक्त की कमी है। तो ये अब देश की जनता को तय कर रहा है कि ओवैसी साहब अपने बयान से राजनीति कर रहे थे या वाकई में उनको ऐसा लगता है कि याकूब मेमन को फंसाया जा रहा है, वो जो कि 257 मासूम लोगों की मौत का गुनहगार साबित हो चुका है। हमारा सवाल भी यही था कि क्या ओवैसी सियासी फायदे के लिए याकूब की फांसी को मजहबी रंग दे रहे हैं? इसके जवाब में हमें हजारों की संख्या में जवाब मिले हैं। 71% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, केवल 29% लोग ऐसा नहीं मानते। यानी बहुत बड़ा दर्शक वर्ग वो कह रहा है कि ओवैसी इस तरीके के बयान सियासत के लिए कर रहे हैं।